नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का हुआ ऐलान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एक 120 घंटे बाद भी सिक्किम फ्लैश फ्लड में 105 लोग लापता। मरने वालों की संख्या 33 पहुंची। आपदा में 1655 मकान और 14 ब्रिज डैमेज। नगर निगम भर्ती घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल सीबीआई की छापेमारी। बीजेपी टीएमसी के बीच बड़ी तल्खियां। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, गद्दे पर मां और 2 बच्चों की मिली लाशें, तीनों की कटी थी कलाई। रविवार रात तक हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने 130 को बनाया बंधक, कई अफसर भी हुए शामिल। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। 5 राज्यों के आगामी विधानसभाओं के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने एक अहम बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि इस बैठक में मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। तो वहीं कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में देश के जाति जनगणना, राजनीतिक हालात, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की आशंका जताई जा रही। इसके साथ ही बता दें कि कार्य समिति की चल रही बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद कैडर में एक नया उत्साह है। 5 राज्यों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है। हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। तो वहीं कल्याणकारी योजनाओं में उचित हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों के स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना जरूरी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विधानसभा में कावेरी जल मुद्दे को लेकर एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में सीएम स्टालिन केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह कर्नाटक सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है। नदी को दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीविका का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो वहीं सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 3000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। इससे पहले पानी छोड़े जाने की मात्रा 5000 क्यूसेक थी। इसी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। तो वहीं पर कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने से मना कर दिया है। उसने इसके पीछे अपने राज्य के कुछ हिस्सों में आए सूखा का हवाला दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक ने कम बारिश की भी बात कही है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से संचालित होने वाले आतंकी समूह हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। तो वहीं इजरायल पर हुए इस हमले की दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने निंदा की। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया। इजरायल के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने पीएम को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि इस हमले में कई विदेशी नागरिक भी घायल हुए, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी। इसके साथ ही इजरायल के नागरिकों भी इस हमले में हताहत हुए। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट को लेकर कहा है कि हमें भारत से समर्थन मिला है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के 3 मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
दरअसल इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगलू 360 मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत याचिका दाखिल की थी। तो वहीं वकील कृष्ण मूर्ति ने कहा है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगलू 360 मामलों में टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर विजयवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एसीबी अदालत ने कथित करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में गुरुवार को तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख के रिमांड 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तो वहीं पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख को पिछले महीने आपराधिक जांच विभाग ने कथित करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। इसके साथ ही कई जीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि नायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ा गया था। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने इस ऐलान के बाद 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू की। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब यहां सरकारें किसी भी नए काम को शुरू नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। तो वहीं पर जिलों के डीएम चुनाव अधिकारी बन जाएंगे और इन राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल या जिम्मेदारियों में बदलाव भी अब चुनाव आयोग ही करेगा। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि उनकी और उनकी टीम पिछले 6 महीने से काम कर रही और सभी 5 राज्यों के कई दौरे करने के बाद यह कार्यक्रम बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया है कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव होंगे। तो वहीं पर नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मिजोरम में जहां 7 नवंबर को चुनाव होगा, तो वहीं पर तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ में वोटिंग 7 और 17 नवंबर को होगी। इन 5 राज्यों में मतदान तो अलग अलग तारीखों को होगा, लेकिन चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे। मणिपुर में बीते 4 महीनों से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि राज्य की राजधानी इम्फाल में मणिपुर के एक मंत्री के आवास के बाहर शनिवार की रात हुए एक बम विस्फोट की घटना में सीआरपीएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गई। अधिकारियों की माने तो यह घटना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक युमनाम खेमचंद के आवास के गेट के बाहर युमनाम लिकाई लैरेम्बी मॉर्निंग में हुई है, जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अधीन पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री। बता दें कि इम्फाल पश्चिम जिले में जहां ये घटना हुई थी, वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि बम संभवतः एक ग्रेनेड जो अज्ञात बदमाशों के द्वारा फेंका गया था, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। यह घटना शनिवार की रात करीब 10 बजे की है। मंत्री के आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कर्मी को विस्फोट में दाहिने हाथ में मामूली चोटें आईं। तो वहीं विस्फोट में घायल महिला स्थानीय निवासी बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति बैठक में सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि कमजोर तबकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में पार्टी नेताओं से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया है और कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी सक्रिय हैं। ऐसे में खामोश नहीं रहा जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर प्रचार एवं वोट बैंक की राजनीति के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगले साल सत्ता में आने पर उनकी पार्टी ओबीसी महिलाओं की उचित भागीदारी के साथ लोकसभा एवं विधानसभा में प्रतिनिधि में महिला आरक्षण लागू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सामूहिक रूप से देश को विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त करने, सामाजिक न्याय की स्थापना और एक जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देने का संकल्प लिया है।
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। रविवार देर शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में करीब 400 छात्रों ने रैली निकाली। इसमें फ्री फिलिस्तीन नारा, एक तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए गए। आपको बता दें कि बीते दिन रविवार रात 10 बजे एएमयू कैंपस के जग पॉइंट पर 400 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हो गए। इनके हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन के पोस्टर थे। 10 बजे छात्रों ने कैंपस के अंदर ही रैली निकाली। इस दौरान धार्मिक नारेबाजी भी की गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए, वहां जुल्म हो रहे हैं, फिलिस्तीन आजादी मांग रहे हैं लेकिन उन्हें आजादी नहीं दी जा रही। एएमयू फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि मार्च निकालने की कोई परमिशन नहीं ली गई। कैंपस में मार्च निकालने की उन्हें सूचना मिली है। इस बारे में वीसी से बात की जा रही है और जांच कराई जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में बच्चे और महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पर कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बस एक स्कूल की थी, जिसमें 25 से 30 लोग सवार थे। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कुछ को अभी खोजा जा रहा है। बताते चले कि आपदा कंट्रोल रूम नैनीताल द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि कालाजुंगी रोड पर नालिनी में एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें 30 से 33 लोग सवार होने की संभावना जताई जा रही। इसके साथ ही बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उक्त सूचना पर कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमें पोस्ट जोधपुर, नैनीताल व खेरना से तत्काल रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। तो वहीं पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अन्य बचाव इकाइयों व स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए बस में सवार लोगों में से 18 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया है। ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट को 4 महीने हो चुके। इस हादसे में 297 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 269 शवों को उनके घर वाले ले जा चुके, लेकिन 28 शव अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया। अब इन लावारिस शवों के दाह संस्कार की जिम्मेदारी भुवनेश्वर नगर निगम को सौंपी जा रही। बीएमसी के अधिकारियों ने बीते दिन रविवार से 28 अज्ञात शवों को डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने इन शवों को वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक एसओपी जारी किया है। बीएमसी मेयर सुलोचना दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शवों को सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में निगम को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार तक हम दाह संस्कार की योजना बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो ट्रेन दुर्घटना की जांच कर रही सीबीआई ने खुर्दा जिला कलेक्टर को लिखकर शवों को डिस्पोज ऑफ करने को कहा था। साथ ही जून में हुई दुर्घटना के बाद से शव एम्स भुवनेश्वर में रखे गए थे। तो वहीं पर बीएमसी की तरफ से जारी एसओपी के मुताबिक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।